class. Today we are doing the chapter number 7 of your history book. The name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. ठीक है, सिविलाइजिंग द नेटिव. नेटिव वर्ड तो यहाँ कॉमर्स में डाला है. इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी. एंड एजुकेटिंग द नेशन, और हमारे देश नेशन. ठीक है, इस टॉपिक पे ये जो है चैप्टर है. अब तक आपने जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर पढ़े हमारे मॉडर्न इंडिया में, उन सब चैप्टर्स को अगर आप बैक से देखो तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो वीवर्स हैं उनके साथ, फार्मर्स के साथ ब्रिटिशर्स ने कैसे किया. ठीक है, और भी कई राजा महाराजाओं के साथ क्या हुआ. 1857 का रिवॉल्ट आपने पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि ट्राइबल्स को भी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने परेशान किया. ठीक है, तो इंडिया की हर कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स ने तंग किया था बहुत ज़्यादा लेवल पे. तो ऑब्वियसली अब स्कूल्स हमारे कैसे पीछे छूटते. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसे भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले था और जो ब्रिटिशर्स के ने लागू की न्यू पॉलिसीज़, उसके बाद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का क्या हुआ. तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेके ब्रिटिशर्स की सोच क्या थी, और ये सारी चीज़ें, ये सारा टॉपिक आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. कहते इन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश रूल था उसने इफ़ेक्ट किया राजा महाराजाओं को, पीजेंट्स को, ट्राइब्स को. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनसे स्टूडेंट्स की लाइफ को कैसे क्या किया, परेशान किया या तंग किया स्टूडेंट्स को. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ना सिर्फ वो टेरिटरियल कॉन्क्वेस्ट चाहते थे, ना सिर्फ वो चाहते थे कि हम इंडिया की दे हैड अ कल्चरल मिशन, और उनका एक कल्चरल मिशन भी था इंडिया को लेके. वो ये था सिविलाइजिंग द नेशन, ये नेटिव कि हम यहाँ के रहने वाले लोगों को सिविलाइज करेंगे, सभ्य बनाएंगे, कि उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करेंगे. तो यहाँ पे कॉमर्स में इसलिए है कि उनकी सोच देखो कि वो हमें सिविलाइज करने चले हैं. भारतीय संस्कृति जो इतनी ज़्यादा महान है उसे ये सिविलाइज करने के बारे में सोच रही हैं, इसलिए इसी कॉमर्स में डाला है. ठीक है, वट चेंजेस वट टू बी इंट्रोड्यूस, क्या उन्होंने चेंजेस किए, उन्होंने कैसे इंडियंस को एजुकेट किया, सिविलाइज्ड किया, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड. समझ गए ना, जो सोच रहे हैं कि वो इंडियंस को करेंगे. एंड मेड इनटू व्हाट द वर गुड सब्जेक्ट होता प्रजा, और कैसे वो इंडिया अच्छी प्रजा बनाना चाहते हैं. ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चन. ब्रिटिशर्स के पास इन क्वेश्चंस के सही आंसर नहीं थे. तो इस टॉपिक के ऊपर भी कैसे इंडियंस को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बनाया जाए, इसके ऊपर डिबेट चलती रही, वाद विवाद चलता रहा कई डिकेड्स तक. ठीक है, तो हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को कैसे देखा. तो कहते लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड. तो कहते देखते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे और क्या करते थे. एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स. और हम ये देखते हैं कि जो आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन हम आजकल देखते हैं कि वो 200 साल पहले कैसे हम सामने आए, कैसे इवॉल्व हुए. इस सारे प्रोसेस ऑफ द इंक्वायरी वी विल आल्सो सी, हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडियंस ने रिएक्ट किया, इंडियंस का क्या रिएक्शन था ब्रिटिश के इन आइडियाज़ के पीछे. एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़, और इंडियंस के अपने विचार क्या थे कि उनको क्या को क्या लगता था अपने देश की एजुकेशन को लेकर. तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वर्ड आता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म क्या है, इस वर्ड को समझो आप. यहाँ पे कहते हैं इन 1783 में अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स, एक बंदा है, पर्सन है जिसका नाम है विलियम जॉन्स, जो कि आया है कलकत्ता में, आया है 1783 में. ठीक है, ही हैड अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज. किस पोस्ट के ऊपर वो आया है, वो जूनियर जज बन के आया सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है, जो कंपनी ने बनाई है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट बनाई थी, उसका एक जूनियर जज बन के आया है विलियम जॉन्स. कहते इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, एक तो जो विलियम जॉन्स है वो लॉ का एक्सपर्ट है, उसे लॉ की, कानून की बहुत जानकारी है. दूसरा वो एक लिंग्विस्ट है, उसे बहुत सी भाषाएं आती हैं. ही हैड स्टडी ग्रीक, लैटिन,
एट ऑर्थोडॉक्स, उसने लैटिन और ग्रीक भाषा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, और उसे फ्रेंच और इंग्लिश भी आती है, और उसे अरेबिक भी उसने अपने फ्रेंड से सीखी है। एंड हैड आल्सो लर्न पर्शियन, और उसने पर्शियन लैंग्वेज भी सीखी है। एट कैलकाटा ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स, कैलकाटा में वो कई कई दिन बिताता था, कई कई घंटे बिताता था पंडितों के साथ, जो उसे संस्कृत लैंग्वेज भी सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे। तो आप विलियम जोन्स को समझ पा रहे हो। एंड पोइट्री और कविता भी वो सीखता था इंडियन से। सोन ही वाज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, जब उसने इंडिया के एंशिएंट पुराने ग्रंथ पढ़े जो लॉ के ऊपर लिखे थे, फिलॉसफी के ऊपर लिखे थे, रिलीजन धर्म के ऊपर लिखे थे, राजनीति के ऊपर लिखे थे, नैतिक विचारों के ऊपर, अर्थमेटिक मैथ्स के ऊपर जो ग्रंथ लिखे थे, दवाइयों के ऊपर जो ग्रंथ लिखे थे, और अदर साइंसिस के ऊपर किसी भी तरह उसने कहा कि हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो उसने अपनी बात अपने साथ वाले कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को कही जो उसके साथ कलकत्ता में रहते थे उस टाइम कि, तो उसके साथ एक कलकत्ता में पर्सन रहते थे जिनका नाम था हेनरी थॉमस, ठीक है, कॉलब्रॉक, हेनरी थॉमस कॉलब्रॉक थे। एंड एक थे नथेल हैलहेड, ठीक है, वर बिजी डिस्कवरिंग द एशियंट इंडियन हेरिटेज। तो उस टाइम ये जो हेनरी हैं और हेलहेड हैं, ये बहुत बिजी थे उस टाइम इंडिया की पुरानी हेरिटेज को समझने में, उसको डिस्कवर करने में, इंडियन लैंग्वेजेस की मास्टरी करने में और ट्रांसलेट करने में। संस्कृत और पर्शियन की जो किताबें हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे लगे हुए थे। टुगेदर देम, उनके साथ मिलके जॉन ने, 3 बंदे हो गए ना, अब जॉन हो गया, हेनरी हो गया और हेलहेड हो गया, तीनों ने मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई और एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च, कि एशिया के बारे में रिसर्च, ठीक है। तो ये दोबारा से सुन लो, जॉन के बारे में तो आपने पहले में पढ़ ही लिया। उसके बाद हेनरी का भी यही काम था, इंडियन हेरिटेज को समझना, इंडियन लैंग्वेजेस की मास्टरी करना, और हेलहेड का भी यही काम था। तो तीनों ने मिलके एशियाटिक रिसर्च पे जर्नल एक किया, एशियाटिक रिसर्चेस पे। उसके बाद जो जॉन्स हैं एंड कॉलब्रुक है, केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो उनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था इंडिया के प्रति, उनकी एक डीप रिस्पेक्ट उनके माइंड में हुई एशियन कल्चर के प्रति, बोथ फॉर इंडिया एंड द वेस्ट। दोनों को वो रिस्पेक्ट कर रहे थे, इंडिया को भी और वेस्टर्न को भी, दोनों कल्चर्स को। इंडियन सिविलाइजेशन उनको लगता था हैड अटेंडेड इट्स क्लोज, जो ग्लोरी एशियंट पुराने पास्ट में थी, अब वो डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया को समझने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेट एंड लीगल टेक्स्ट। ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया के जो धार्मिक, सेक्रेट एंड लीगल जो कानूनी किताबें हैं जो एशियन पीरियड में प्रोड्यूस हुई थी, उनको समझा जाए। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट्स, उन टेक्स्ट्स के ज़रिए ही रिवील किया जा सकता है, दुनिया के आगे लाया जा सकता है रियल आइडिया और रियल लॉज हिंदूज़ और मुस्लिम के, ठीक है, कि जो इंडिया की पुरानी धार्मिक किताबें हैं, लॉ की किताबें हैं, उनको फिर से पढ़ा जाए और इंडिया के जो हिंदू और मुस्लिम लॉज हैं उनकी व्याख्या की जाए। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट्स कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ, और उनको लगता था इनको कि अगर इन पुरानी किताबों को पढ़ा जाएगा, सेक्रेट एशियन टेक्स्ट्स को पढ़ा जाएगा, तो ही इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये एक बेसिक काम करेगा इंडिया की फ्यूचर डेवलपमेंट में, ठीक है। ये उसके बाद ये उनकी सोच है जॉन की और कॉलब्रॉक की। तो वेंट अबाउट डिस्कवरिंग, तो ये लोग इंडिया की एशियन टेक्स्ट्स की डिस्कवरी करने में लग गए। अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनके मीनिंग समझ गए। ट्रांसलेटिंग दैम, और उन्होंने इंडिया की एशियन बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स अननोन टू अदर, और जो भी कुछ ढूंढते थे वो बाकियों को इन्होंने बताना शुरू किया। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। इस प्रोजेक्ट से उनको लगता था कि ना सिर्फ ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर से बहुत कुछ सीखेंगे, बट इससे इंडियंस को भी हेल्प होगी अपने हेरिटेज को डिस्कवर करने की, ढूंढने
प्रोसेस ब्रिटिश वुड बिकेम द गार्डियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर्स। और उनको लगता था इस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन कल्चर के गार्डियन भी बन जाएंगे और मास्टर्स भी होंगे। ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज़, इन आइडियाज़ को दिमाग में रख के बहुत सारे कंपनी ऑफिसर्स ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। जब ये सारी बातें चल रही थी तो कई ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। यानी कि विदेशी तरीके से इंडियंस को नहीं पढ़ाना चाहिए, इंडियंस को इंडियन सिखानी चाहिए चीज़ें। उनको लगता था कि इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एशियंट इंडियन टेक्स्ट, कि जो भी हम इंस्टीट्यूशंस बनाएं, स्कूल कॉलेज बनाएं, उनमें एशियंट पुराने इंडियन टेक्स्ट पढ़ाए जाएं, संस्कृत पढ़ाई जाए, पर्शियन लिटरेचर सिखाया जाए और पोइट्री कविता सिखाई जाए। द ऑफिशियल्स आल्सो थॉट, इन अफसरों को ये भी लगता था कि हिंदूज एंड मुस्लिम ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फैमिलियर विद, कि उनको वही पढ़ाया जाए हिंदू मुसलमानों को जिससे वो पहले से जानकार हैं। एंड व्हाट दे वैल्यू, और जिनकी उन्हें वैल्यू है। एंड ट्रेजर्ड, जो उनका अपना खजाना है। नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम, ना कि उन्हें वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए जो उनके लिए एलियन है। एलियन मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी की तरह अनजान। ठीक है। अगर हमें कोई कहे कि आपको हमने कोई फ्रेंच लैंग्वेज सिखानी है तो हमारे लिए वो बिल्कुल, हमें उसका कुछ भी नहीं पता, तो वो हमारे लिए एलियन लैंग्वेज है। तो अगर उसी तरह से इंडियंस को जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस आती थी, अगर उन्हें इंग्लिश सिखाई जाएगी तो उनके लिए एलियन लैंग्वेज है वो। ओनली देन दे बिलीव। तो इन लोगों को लगता था इसी तरह से सिर्फ ब्रिटिशर्स होप कर सकते हैं इंडियंस के दिलों में जगह बनाने की। एंड दे कुड द एलियन रूल्स एक्सेप्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। और इस तरह से उनको ये लगता था कि इंडियंस फिर अंग्रेज़ों के रूल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे।